अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब, हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को तारीखी डकैती करार दे दिया। बोले, आटा गंदम चीनी माफिया के बाद अब पेट्रोल माफिया को भी हुकूमत ने गोद ले लिया है। पता नहीं माफिया हुकूमत में है या हुकूमत ही माफिया है। एक ही झटके में अरबों रुपए का फायदा पहुंचा दिया। माफिया करप्शन के खिलाफ हुकूमती नोटिस अवाम के गले का फंदा बन जाता है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को खूब खरी खरी सुनाई। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो माफिया ने मसनूई किल्लत कर दी और हुकूमत कुछ न कर सकी। ये जो माफिया है, माफिया की क्या निशानी है? माफिया की निशानी ये है कि जब कीमतें कम की तो माफिया ने जो है वो तेल रोक लिया और माफिया ने जो है वो स्टोर किया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया, आम शहरी की जेब पर डाका डाला गया। राना सनाउल्लाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को तारीख की सबसे बड़ी डकैती करार दे दिया। हुकूमत से फैसला करवाया और हुकूमत ने फैसला किया और उसके बाद जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ गई और अरबों रुपए का जो है वो फायदा हुआ। इसी तरह से और अब के तेल की कीमतें यही बरकरार रहेंगी। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो डकैती आज रात हुई है, ये डकैती तसलसल के साथ जारी रहेगी। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को माफियाज की सरपरस्त करार देते हुए कहा, मौजूदा दौर में गंदम माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया और पेट्रोल माफिया ने अरबों रुपए कमा लिए हैं। जिसकी जेब में जो है ये अरबों रुपए की डकैती तो आपने अदबियात में करवा दी थी। इससे पहले आपने डॉलर, वो किस माफिया ने जो है वो डॉलर खरीदा और उसके बाद जो है वो अरबों रुपए कमाए। पाकिस्तान तो अरबों के कर्जे तले दब गया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का कहना था कि हुकूमत ने बजट में तनख्वाहों और बुजुर्गों की पेंशन में भी इजाफा नहीं किया। हुकूमत किस बात पर अखराजात में कमी का राग अलापती है। वजीर तेल उमर अयूब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के हक में सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी मार्केट में 45 दिनों में 112% कीमतें बढ़ी, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 25% कीमतें बढ़ाई गई। हमने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया। बोले, हमारा मुकाबला जखीरा अंदोजों और माफिया के साथ है। अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के अहम मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत कशों को वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज नहीं दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हौश रवा इजाफे पर नून लीग ने सख्त रद्द अमल देते हुए वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि इमरान खान को नाकामी का एतराफ करते हुए अब घर चले जाना चाहिए। याद माजी अजाब है। हुकूमत की जानिब से अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नून लीग वाले भी भड़क उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत ने चोर दरवाजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, इससे माशी सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। याद माजी अजाब है यारब कि वो क्या कहते थे और आज कर क्या रहे हैं। अगर जुर्रत है अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी तो पेट्रोल 72 रुपए 11 पैसे फी लीटर था। मौजूदा हुकूमत कीमत आसमान पर ले गई। आज जो पेट्रोल की कीमत रखी गई उसकी कीमत 55 रुपए है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर अजाफी टैक्स लगाए। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में एक मिसाल नहीं कि 25 रुपए एक दिन में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जा सके।
یہ 34% ایک دن میں 25 روپے کا جو اضافہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کیا. نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان سونامی کی صورت اختیار کر چکا ہے. وزیر اعظم ایوان میں کہتے کہ میرے پاس آپ پر اضافی بوجھ پیٹرول کی مدد میں ڈالنے کے سوا کوئی حل نہیں. ایک طرف اسمبلی میں بجٹ پر بحث ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرف پیٹرول پر 34% اضافے سے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا. ضرورت تو یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے قومی اسمبلی میں بات کرتے کہ ہاں میں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے, میں ٹیکس اکٹھے نہیں کر سکا, میں معیشت کو گرو نہیں کر سکا, اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پر اضافی بوجھ ڈالوں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف نے کہا کہ آج پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. سارا پاکستان عمران خان کی انا کی زد میں ہے. عمران خان نے پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق تنقید کی تھی. انہوں نے کپتان کو ناکام حکمران قرار دیتے ہوئے استعفیٰ دینے کا مطالبہ بھی کر دیا. حکومت نے عالمی مارکیٹ کا بہانہ بنا کر عوام کو ایک دفعہ پھر چونا لگا دیا. پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک 25 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل $40 فی بیرل سے کم پر ٹریڈ ہو رہا ہے. کورونا کی وبا اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں لاک ڈاؤن, تیل کی کھپت میں کمی کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اب بھی کم ہیں. انٹرنیشنل بینچ مارک برینٹ کروڈ میں جولائی کے لیے تیل کی قیمتیں $38.48 فی بیرل ہے. برطانوی برینٹ آئل $41 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. دنیا کے بیشتر ملکوں میں اب بھی فضائی آپریشن معطل ہے. ٹرانسپورٹ بھی محدود پیمانے پر چلائی گئی ہے جس کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی کھپت اتنی نہیں بڑھی, نہ ہی عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. عالمی منڈی میں رواں سال مئی میں امریکی خام تیل کی قیمت کریش کر گئی تھی جو منفی $37 فی بیرل تک گر گئی تھی. اس سے امریکی معیشت کو شدید دھچکا لگا. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ترین سطح پر ہونے کے باوجود پاکستانی عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچایا گیا. اب بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود پاکستان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ حکومت نے آئل کمپنیز اور ریفائنریز کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیکے؟ آئندہ کا حکومتی لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آنے والا مالی سال قیمتوں کے حوالے سے بھاری ہونے جا رہا ہے؟ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں کامران چودھری. مافیا کی جیت، حکومت کی ہار، اہداف میں اضافہ، سارے کا سارا بوجھ عوام پر، مطالبہ کمپنیوں کا سرخم تسلیم حکومت کی جانب سے. جی ہاں، درست سنا آپ نے، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ناقابل یقین تاریخی اضافے کے مقاصد سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق پیٹرول بحران ختم کرنے کے لیے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ریفائنریز کا مطالبہ حکومت نے تسلیم کیا. قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کا مقصد سرکاری ادارے پاکستان اسٹیٹ آئل کو یومیہ 1 ارب روپے نقصان سے نکالنا بھی بتایا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے طے کر لیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں صارفین سے 75 ارب روپے وصول کیے جائیں گے، جو کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام سے ایک ماہ کے دوران بھاری وصولی ہوگی. ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت کو قیمت بڑھانے سے جولائی میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 45 ارب روپے وصول ہوں گے، جبکہ قیمت بڑھنے سے حکومت کو جی ایس ٹی کی مد میں 8 ارب روپے اضافے سے 25 ارب روپے ملیں گے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے دوران پیٹرولیم لیوی کی مد میں 450 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رواں مالی سال میں عوام سے پیٹرولیم لیوی وصولی کا ہدف 250 ارب روپے تھا. اسی طرح سے ریگولیٹری ڈیوٹی کی مد میں 5 ارب روپے سے زائد رقم وصول کی جائے گی. ان تمام اہداف اور مطالبات کی منظوری سے آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین پر انتہائی بھاری ثابت ہوگا. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت نے ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا. ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں 5 روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا گیا ہے. شہریوں کے لیے کھانا پکانا بھی جیب پر بھاری پڑنے لگا ہے. کے بعد ایک مہنگائی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے جہاں اشیاء ضروریہ مہنگی ہوں گی، وہاں ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری بری طرح متاثر ہوں گے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گھریلو سلنڈر 50 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 200 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. کمرشل سلنڈر مہنگا ہونے سے ہوٹلز پر روٹی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت غریب عوام سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنا چاہتی ہے. ادھر چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز عرفان کھوکھر نے کہا ہے کہ جام شورو جوائنٹ وینچر JJVL کے ساتھ ایل پی جی گیس پروسیسنگ کا معاہدہ ختم ہونے سے صارفین مہنگی گیس خریدنے پر مجبور ہیں. انہوں نے وزیر اعظم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے بھی حکومت کے اس اقدام کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے.
और मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इजाफा वापस ले। मौजूदा हालात में पिसी हुई अवाम पर इतना बोझ डालना दुरुस्त नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे पर कोयटा में शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। शहरी कहते हैं कि तब्दीली सरकार मुल्क को दिन ब दिन बहरानों से दो चार कर रही है। वो सोच से और उम्मीद से बढ़ के जो है ना इतनी महंगाई होगी। आए गरीब बंदे के ऊपर अगर 25 रुपए एकदम फी लीटर बढ़ता है तो ये इंतहाई उसके ऊपर जो है ना एक आप बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम बंडमेंट हुई है उसके ऊपर। ये बिल्कुल नाकाम हुकूमत है, ये तो कुछ नहीं करता है। ये दिन ब दिन और महंगाई रोजाना बढ़ाता है, हर गरीब परेशान है, कहाँ जाए। अवाम के साथ जुल्म हो रहे हैं क्योंकि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो पेट्रोल शार्ट होता है। अभी पेट्रोल सस्ता हो गया तो हम लोग पंप पे जाते थे, पेट्रोल मिलता ही नहीं था। अभी सुनने में आ रहा है कि रात को लोगों ने 25 रुपए महंगा किए। करते थे तो 5 रुपए करते थे या 3 रुपए या 4 रुपए करते थे, एकदम बढ़ा देते। जब सस्ता होता है तो पेट्रोल नहीं मिलता है। हमें तो पता नहीं चल रहा है कि पीटीआई हुकूमत कर क्या रही है। अवाम के साथ जुल्म है, बहुत ही जुल्म है। ये जो पहले इसने हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है वो भी माफिया के लिए, क्योंकि जब सस्ता हुआ तो पेट्रोल पंप वालों ने ज़ख़ीरा कर दिया, डिपो वालों ने ज़ख़ीरा कर दिया, आवाम को नहीं मिल रहा था। आवाम को वही 110-120 रुपये बल्कि 200 रुपये तक आवाम ने पेट्रोल ख़रीदा और लाइनों में खड़ा होकर के ख़रीदा, बहुत ही ज़िल्लत से ख़रीदा। अभी जब महंगा कर दिया तो ये माफियाज ने जो पेट्रोल जमा कर दिया था, ज़ख़ीरा कर दिया था इतने अरसे में सस्ता लेके, अभी वो महंगा बेचेगा, 100 से ऊपर बेचेगा। तो ये माफियाज के लिए किया है हुकूमत ने, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। गरीब मुलाजिम लोग जो है ना वो दर पदर है, रिटायर लोग जो है दर पदर है। क्या हुआ है? तब्दीली, वाकई तब्दीली वो तब्दीली है कि जुल्म और सितम की तब्दीली है। राहत आमे कोई पैकेज कुछ भी नहीं गरीबों के लिए। तारीख गवाह है कि हुक्मरानों को जब भी आवाम का मफाद अजीज हुआ, आवाम की बैंड ही बजाई गई। वफाकी वजीर तवानाई ने पेट्रोल की कीमत में होशरबा इजाफा आवाम के मुफाद में करार दे दिया। कहते हैं कि वजीर आजम की पहली तरजीह आवाम का फायदा और मुफाद है। आपने एक काम करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं वजीर आजम को अवाम का फायदा और मुफाद अजीज है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम के बेहतरीन मुफाद में किया गया। इस्लामाबाद में मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर के साथ पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जवाब बताते हुए कहा, हमारा मुकाबला माफिया और जखीरा अंदोजों के साथ है। हुकूमत की कारकर्दगी माफिया के खिलाफ इतनी शानदार है कि वजीर आजम ने गंदम और आटे के बोरान का नोटिस लिया तो दोनों अशियाए जरूरिया मार्केट से गायब हो गयी और कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। चीनी बोरान का नोटिस लिया तो चीनी 90 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। पेट्रोल के बोरान का नोटिस लिया तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ब्लैक में 300 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगा। इसके बाद हुकूमत माफिया के सामने घुटनों के बल बैठ गई और पेट्रोल की कीमत में अचानक 25 रुपए इजाफा करके जान छुड़ा ली। हुकूमत के 2 साल तब्दीली सरकार ने माफिया का जिन दिखाकर अवाम का खून चूसा है। अवाम एक बोरान से निकल नहीं पाती कि दूसरा सर उठाने लगता है। बुनियादी शोबा सेहत भी माफिया से महफूज नहीं। दवाइयों में करप्शन का वजीर आजम ने नोटिस लिया तो कीमतों में 200% तक इजाफा हो गया। कोरोना आया तो टेस्ट के नाम पर अवाम को लूटा जा रहा है। दवाइयां मार्केट से गायब हो जाएं तो मुशीर सेहत मौसूफ बयान देते हैं दवाइयां महंगी होने पर अफसोस है। अब कप्तान और उसके खिलाड़ियों को कौन बताए, सरकार आपकी हुकूमत है, आपको अफसोस नहीं अमल करना है। माफिया के खिलाफ आपने लड़ना है। माफिया के नाम पर अवाम के बेहतरीन मफाद में चूना नहीं लगाना। बेदर पे अवाम के साथ होने वाले घिनौने मिजाज के बाद अवाम बोल उठी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना, हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा है। पेट्रोल महंगा होने से पहले ही पिसे हुए अवाम को नई महंगाई के तूफान का सामना है। शहरी कहते हैं कि पहले ही 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो रहा था, अब कहां जाएंगे, जीना मुश्किल हो चुका है। अलमदार बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोल जब भी महंगा हुआ हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका सारा बोझ अवाम पर पड़ता है और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। शहरी कहते हैं कहां जाएं, किस से फरियाद करें, महंगाई की वजह से परेशान है। पहले मेरा जो खर्चा था वो 3000 का आम नॉर्मल जो सामान आ जाता था। अभी वही जो राशन है वो घर का वो 8-10 हजार का आ रहा है। गरीब आदमी क्या करे, किस तरफ जाए गरीब आदमी। कुछ कोरोना से मारे हैं, कुछ हुकूमत मार रही है,
कुछ भूख से मर रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे। IMF जो कह रहा है खान साहब वही कर रहे हैं। हमें खान साहब से बहुत उम्मीदें थी जो अब नहीं रही। शहरियों का कहना था कि माफियाज चोरी और करप्शन करके अरबों कमा रहे हैं। हुकूमत माफियाज के सामने बेबस नजर आ रही है। खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज का डिसीजन ये खुद कर रहे हैं। महंगाई, चीनी, आटा जो बहरान है, पेट्रोल का बहरान है। पेट्रोल जब सस्ता हुआ था कहते थे पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं है। इस वक्त जब रात में महंगा हुआ, वहाँ से चश्मे उगल आए हैं। कौन इनको पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? है ये खुद ही करने वाले, खुद ही पकड़ने वाले, ये किसी को नहीं पकड़ सकते। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। महंगाई में गरीब बंदे का तो गुजारा बहुत मुश्किल है। वोट करने वाले भी अब तब्दीली सरकार से मायूस नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बड़े दावे और वादे करने के बजाय महंगाई पर कंट्रोल करे और माफियाज को पकड़े, जिनकी वजह से ये सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल से राब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बजट और APC पर भी मुशावरत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपोजिशन सियासी रहनुमाओं से राब्तों के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल से राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बजट के मामले में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक और NFC अवार्ड के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान 18वीं आईनी तरमीम पर हमलों के मामले और अगले हफ्ते APC बुलाने के हवाले से भी मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PTI MF बजट अवाम दुश्मन है, हम इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं, PTI के अपने अरकान असम्बली भी हमा वक्त दस्तो गरेबा रहने लगे। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान का निराला इक़दाम उठाते हुए अपनी ही पार्टी के रुकन सिंध असम्बली अब्बास जाफरी के खिलाफ 2018 में इलेक्शन फंड के लिए बाउंस चेक देने का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। रंजिश या तंजीमी इख्तलाफात बात बढ़ते बढ़ते थाने कचहरी तक जा पहुंची। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान ने अपनी ही पार्टी के MPA अब्बास जाफरी के खिलाफ बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे के लिए असलम खान ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि 2018 में इंतखाबात के मौका पर इलेक्शन फंड के लिए अब्बास जाफरी ने उन्हें चेक दिया जो बाउंस हो गया, इसलिए अब्बास जाफरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस का कहना है कि तहकीकात पीर से शुरू होंगी। अब्बास जाफरी और असलम खान का बाकायदा बयानात लिए जाएंगे। मुकदमा वाक़े के 1.5-2 साल बाद दर्ज करवाया गया है। तजियाकारों के मुताबिक यहाँ सवाल पैदा होता है कि असलम खान ने अपने असासों में ये चेक जाहिर किया था या नहीं। मुकदमे के हवाले से अब्बास जाफरी का अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। बात करेंगे कोरोना की तो कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले टाइगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़े। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तैयार की गई फोर्स तकरीब ही खत्म कर डाली। अटक में टाइगर फोर्स की तकरीबें हंगामा आराई का शिकार हो गई। कहावत है, एक जंगल में 2 शेर इकट्ठे नहीं रह सकते। कप्तान के खिलाड़ियों की बाइमी चपकलश की वबा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। अटक में टाइगर फोर्स के एजाज में मुनक्किद की गई तकरीब कप्तान के 2 खिलाड़ियों की अना की भेंट चढ़ गई। दोनों खिलाड़ियों के हामी टाइगर्स की हंगामा आराई की वजह से तकरीब मंसूख करना पड़ी। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जुल्फी बुखारी की तकरीर के दौरान मलक अमीन असलम के हामी टाइगर ने हंगामा आराई और नाराबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद जुल्फी बुखारी के हामी भी मैदान में आ गए और मलक अमीन असलम के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी। हंगामा आराई में शिद्दत के बाइस जुल्फी बुखारी तकरीर जारी न रख सके। सियासी अमायदीन और पुलिस की मुदाखलत पर सूरत हाल पर कंट्रोल किया गया। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया। कंवर नवीद जमील कहते हैं कि बजट में कोई कराची और सिंध के लिए कोई नया मंसूबा शामिल नहीं किया। 233 अरब के बजट में कराची के लिए सिर्फ 11% रखा गया। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो गली गली एहतजाज होगा। पूरे कराची के लिए 233 अरब के बजट में से सिर्फ 11% रखा गया।
हम तमाम MPs, हक परस्त MPs उस बजट को रिजेक्ट कर और असेंबली के सामने हम यहाँ पर बैठकर कर रहे थे, धरना दे रहे थे। और आज के बाद से कराची शहर के चप्पे चप्पे में फैला दिया जाएगा। बाहर गर्मी और कोरोना सताए, घर में बिजली ना आए। कोरोना, लॉकडाउन और शदीद गर्मी और घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग में कराची समेत मुल्क भर में शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। गर्मी शुरू होते ही मुल्क में लोड शेडिंग एक अजाब की तरह नाजिल हो जाती है। इस साल कोरोना वबा के लॉकडाउन ने अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है। दूसरी तरफ एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग करके शदीद गर्मी में बिजली के अदारे भी सितम ज़रीफी का मुजाहरा कर रहे हैं। शदीद गर्मी में अवाम पर सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सूरज ने आंख दिखाना शुरू की तो बिजली ने शहरियों के साथ आंख मचोली शुरू कर दी। कराची समेत मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर है। पारा 40 डिग्री से भी आगे निकल चुका। कराची में के इलेक्ट्रिक को अवाम पर तरस न आना था न आया। कराची की शदीद गर्मी के बावजूद घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। वक्त बे वक्त बिजली गायब रहती है, जिसके बायस शहरी गर्मी और लोड शेडिंग से बेहाल नजर आते हैं। सिंध सरकार के बिजली की लोड शेडिंग में कमी के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। लोड शेडिंग में कमी होना तो दूर की बात, फॉल्ट के नाम पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब बना दी है। मुकम्मल बिलिंग वाले इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब रहने लगी है। कोरोना लॉकडाउन ने पहले मईशत का बुरा हाल कर रखा है, ऊपर से बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने बेरोजगारी में इजाफा करके अवाम का भुरकस निकाल दिया है। कोरोना लॉकडाउन वाले इलाकों में लोड शेडिंग न की जाए, पावर डिवीजन का बड़ा ऐलान। बिजली तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई। डिवीजन के इलामिये के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तकसीमकार कंपनियों को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। इलामिया में हदायत की गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले और भारी बिजली नुकसानात वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग न की जाए। पावर डिवीजन ने इलामिया में कहा है कि सेंट्रल कंट्रोल रूम से सिस्टम की बराह रास्त निगरानी की जा रही है। इलामिया में मजीद कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली तरसीली निजाम की सलाहियत को 26,000 मेगावाट तक बढ़ाया है। पावर डिवीजन ने यह भी कहा है इससे कबल बिजली तरसीली निजाम की सलाहियत 18,000 मेगावाट तक थी। इलामिया में कहा गया है कि 22,000 मेगावाट से जायद तक बिजली की कामयाबी के साथ तरसील जारी है। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता चंद सालों में बिजली की चोरी और नुकसानात में कमी के लिए दूररस इक़दामात किए गए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि लोगों ने कोरोना को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। रवां हफ्ते कोरोना केसेस में नुमाया कमी हुई है। बलूचिस्तान में प्लाज्मा थेरेपी पर काम हो रहा है। मजीद कहा कि बलूचिस्तान के हर जिले से कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबे में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 38% है। मई में 3,423 केसेस रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 30%। और फिर जून में जाहिर है इसमें इजाफा हुआ और 5,593 केसेस रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 55%। इससे साफ जाहिर है कि गुज़िश्ता 110 दिनों में कोरोना जो है बलूचिस्तान में उसमें इजाफा होता रहा है। एक स्प्रेड तेजी से फैलाव हमारे सामने आया और इसमें जो इंपोर्टेड केसेस हैं वो टोटल 156 हैं, बाकी सारे जो है हमारे लोकल ट्रांसमिशन है। बलूचिस्तान के इस वक्त तमाम इजला में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हार्डली 1, 2, 3, 4 केसेस, इससे ज्यादा अब तक रिपोर्ट नहीं हुए। गो के वहां पर टेस्ट हम ज्यादा कंडक्ट करेंगे तो लगता यह है कि वहां पर भी मजीद केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आपको खबर दें कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल की फराहमी का मामला। दफ्तर खारजा ने गैर कानूनी भारतीय इकदाम मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकाम ने 25,000 भारतीय शहरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान इस इकदाम को मुस्तरद करता है और इसकी भरपूर मुखालफत करता है। गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल की फराहमी एक गैर कानूनी अमल है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल की फराहमी का मामला। दफ्तर खारजा ने गैर कानूनी भारतीय इकदाम मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकाम ने 25,000 भारतीय शहरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान इस इकदाम को मुस्तरद और इसकी भरपूर मुखालफत करता है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी।
قانون ساز اسمبلی 5 سالہ مدت ختم ہونے پر 24 جون کو تحلیل ہو گئی ہے۔ قانون کے مطابق 60 روز کے اندر عام انتخابات کرانا ضروری ہیں۔ مولوی آصف اشرف جلالی کی طرف سے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کے خلاف رنگ پور میں پریس کلب جوازانہ بنگلہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے گستاخ سیدہ سلام اللہ علیہا کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد مہدی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کی توہین گویا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ گزشتہ دنوں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کی طرف سے ان کے لیے توہین امیز کلمات کہے گئے، جس سے تمام عاشقان رسول کی دل آزاری ہوئی، جس کے خلاف جوانہ بنگلہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مطالبہ ہے کہ اس ملعون کو شرعام پھانسی دی جائے، اور ہم اہل سنت جماعت کے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آصف جلالی کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی اہل پاک کی شان میں گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کرتے ہیں اس ملعون کو سریعام پھانسی۔ ہم آصف جلالی کے خلاف پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت بری گستاخی کی ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اسے جلد از جلد قید کیا جائے اور اسے سزائے موت دی جائے۔ تمام عاشقان رسول کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ملعون کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور آئندہ تاکہ کوئی پاک سیدہ مخدومہ کائنات کی شان میں گستاخی کی جسارت نہ کر سکے۔ کیمرہ مین انصر عباس کے ساتھ شہزاد مہدی انقلابی، سچ نیوز رنگ۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی نماز جنازہ عیدگاہ گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و مذہبی رہنماؤں سمیت کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کہتے ہیں کہ سید منور حسن کے مشن اور جہاد کو نہیں چھوڑیں گے۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کی نماز جنازہ عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے پڑھائی۔ نماز جنازہ سے قبل شرکا سے خطاب میں سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ مرحوم منور حسن نے ہمیشہ حق کی بات کی اور باطل کی مخالفت۔ اپنے رہنما کے مشن کو آگے بڑھانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ساری زندگی جس عظیم مقصد کے لیے قربان کیا ہے، اس مقصد کو، اس علم کو، اس جھنڈے کو سر بلند رکھا جائے۔ ایک لمحے کے لیے سستی اور کاہلی نہیں ہونا چاہیے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ سید منور حسن نے جو کچھ کہا وہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ حافظ نعیم الرحمان اور دیگر رہنما بولے، افسوس کے ساتھ پاکستان سمیت پورا عالم اب ان کے فیض سے محروم ہو گیا ہے۔ سید منور حسن صاحب ایک نظریے کا نام، فقیری اور درویشی کا نام، پاکیزگی کا نام، تو ان کا یہ نظریہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کی میت کو سخی حسن قبرستان لے جایا گیا، جہاں جماعت اسلامی کی قیادت، مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہزاروں کارکنان کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آپ کی تدفین کر دی گئی۔ کراچی میں بہترین نقش و نگاری اور اس شہر خاموشاں کی پہچان ہے۔ اس طرح کی خبریں بلوچ قبیلے کے افراد کی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ رتبے رکھتے تھے۔ کون ہے یہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آرٹ ورک سب کو پسند ہے، تو آئیے چل کر فنکاری کی دنیا تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں صدیوں پیچھے جانا ہوگا۔ ہم پہنچے ہیں کراچی کے قدیمی قبرستان جو چوکنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان 16ویں صدی کا ہے اور 500 سال پرانا ہے۔ بہترین نقش و نگاری اس شہر خاموشاں کی پہچان ہے۔ اس طرح کی قبریں بلوچ قبیلے کے ان افراد کی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ رتبے رکھتے تھے۔ چوکنڈی کا قبرستان فنکارانہ مہارت اور نقش و نگاری کے کام کا اعلیٰ نمونہ ہے۔
اور تاریخی حیثیت سے پاکستان کے اہم گورستانوں میں منفرد طرز تعمیر کا ایک بنیادی جز اور روایتی انداز فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ چوکنڈی کے تمام مقبرے زیادہ تر پیلے اور ریتیلے پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ جب ہم ان مقبروں کی تعمیراتی ترتیب اور اس کے طرز تعمیر پر غور کرتے ہیں تو ان کے معماروں کی کاریگری اور ہنرمندی کو بے ساختہ داد دینا پڑتی ہے۔ اس دور کے کاریگروں نے قبروں پر تاریخ کی ایسی عکاسی کی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ یہ جو ہے 550 سال پرانا قدیمی قبرستان ہے۔ یہاں پر جو ہے جوکھیا خاندان کی جو ہے قبریں ہیں جس کے اوپر نقش و نگار ہیں، گھوڑے، تلواریں اور جو بندوقوں کے نشان ہیں جو قبروں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بنے ہوئے، یہ جنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اس ٹائم پہ جو جنگیں لگتی تھیں اس ٹائم پہ جو اس میں شہید ہوتا تھا ان کی قبروں کے اوپر جو یہ نشان ہوتے تھے۔ یہ جڑیاں قبراں ہیں یہ جوکھیو خاندان کی ہیں، یہ وچ کلمتی بلوچ بھی ہے اور شیخ بھی ہے۔ قبرستان میں موجود قبریں عموماً 2.5 فٹ چوڑی، 5 فٹ لمبی اور 4 سے 6 فٹ تک اونچی ہیں۔ قبروں پر باقاعدہ نقش و نگاری کی گئی ہے۔ نقاشی میں پھول، بوٹے، مختلف ڈیزائن مصر کے بادشاہوں کے تاج سے ملتے جلتے سرانے تعمیر کیے گئے ہیں۔ کچھ قبروں پر بلند و بالا گنبد بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ چوکنڈی کے قبرستان میں آسودہ خاک عام لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ منصبدار یا حکمران رہے ہوں گے۔ قبروں پر بنی یہ تصویر بتاتی ہیں کہ یہ افراد زیادہ تر جنگجو تھے، کیونکہ یہاں ایسی قبریں بھی موجود ہیں جن پر تلوار بازی، گھڑ سواری اور خنجر وغیرہ کے نقوش بنائے گئے ہیں۔ کچھ قبروں پر کلمے اور قرآنی آیات بھی نقش ہیں۔ شہر خموشہ میں خوبصورت قبریں ایسا سما دکھا رہی ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ یہ صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ کراچی میں ایسے کئی اور بھی قبرستان ہیں جہاں کی قبروں پر خوبصورت نقش و نگاری کی ہوئی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان خوبصورت قبرستان اور قبروں کو ان کی اصل حالت میں رکھا جائے کیونکہ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے۔ کیمرہ مین سراج عباس کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ بدنام زمانہ خفیہ بھارتی ایجنسی را ہمسایہ ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں ملوث ہے۔ سابق مفتی واہنی جنگجو نے سنسنی خیز انکشاف کر دیے ہیں۔ عالمی ماہرین نے بھی بھارت کے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھا دیا۔ بنگلہ دیشی نیاد امریکن ریسرچر زین العابدین نے کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی ساؤتھ ایشیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف 1971 میں پرتشدد تحریک چلانے کی تربیت دی۔ چین، نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھارت نے تنازعات کھڑے کر رکھے ہیں جن کی آڑ میں وقتاً فوقتاً بھارت کی جانب سے مہم جوئی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ It is my proposal Afghanistan, Iran, Bangladesh, Maldives and Pakistan, we should have an alliance, we should create an alliance. We are in the same vision. We should not believe, we should not trust India. It will mistake. India army came and they tell that they claim they liberate Pakistan. No. I invite them on the other day while I talked to a television channel. I invite them, yes, if you defeated Pakistan in 1971, why you don't do it now? I invite you to go at war with Pakistan and let the people see whether you win or Pakistan wins. سابق مفتی باہنی رکن نے کہا کہ بھارت پر اعتماد کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زین العابدین نے بتایا کہ 1971 کے فسادات میں بھی ہندوؤں نے بنگالی مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹا۔ بابری مسجد کو کس طرح شہید کیا گیا اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ گجرات میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ عالمی ماہرین نے RSS کو داعش سے متشابہ شدت پسند گروہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے بیک وقت 3 محاذ کھول رکھے ہیں۔ عالمی ماہرین نے RSS کو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم بھی قرار دے دیا۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، لداخ کے رہائشی نے مودی حکومت کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ کہا بھارتی فوج کی چینی فوج کے ہاتھوں جم کے پٹائی ہوئی، علاقے بھی ہاتھ سے گئے۔ بھارتی حکومت خفت مٹانے کی خاطر جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے، میڈیا بھی ہم نوا بنا ہوا ہے۔ اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ ہسپان میں فٹ بال لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔
ग्रुप स्टेज के अहम मैच में रियल बेरस ने एस्पोनेवल को 1-0 से शिकस्त दे दी, जबकि सिरो का मैच 1-1 से बराबर रहा। हिस्पानी फुटबॉल लीग ला लिगा में खेले गए दोनों मैचेस में सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। पहले मुकाबले में रियल बैट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एस्पोनेवल को शिकस्त से 2-4 किया। रियल बैट्स ने दूसरे हाफ के आगाज में गोल करके बढ़तरी हासिल की, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। एक और मैच में सल्वा और वॉल्डर्ट का मुकाबला हुआ, जिसमें कोई भी टीम गोल न कर सकी। अब तक खेले गए मैच में पॉइंट्स टेबल पर रियल मैड्रिड को पहली पोजीशन हासिल है, जबकि दूसरे नंबर पर बार्सिलोना एफसी और तीसरे नंबर पर एटलेटिको मैड्रिड की टीमें मौजूद हैं। और चीन से आपको खबर दें कि चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का मेला सज गया। मुकाबलों के आगाज से कबल 8 ड्रोन्स ने रात को दिन में बदल दिया। रंग बिरंगे ड्रोन्स ने सियाह रात में आसमान को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया। ड्रोन्स की परफॉर्मेंस देखकर कोई भी दाद दिए बगैर न रह सका। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।